आज के शो में। धरना मुआहिदा रियासती रिट पर बहस शुरू। क्या राजा जफरुल हक रिपोर्ट मंजरे आम पर लाई जाएगी? मुतनाज़ा फैसले हुक्मरान जमात तनकीद की जद में। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। सब में पहले अहम तरीन सवाल राजा जफरुल हक रिपोर्ट के हवाले से जो हमने हेडलाइन में भी रेस की है, इस रिपोर्ट को मंजर आम पर सरकारी सतह पर कब और किस तरह से पिछले 19 दिन में क्यों नहीं लाया गया, ये तमाम सवाल अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन आपके सामने जो एक खाका हमने इस वक्त पेश किया रिपोर्ट का, इसमें आप जो ब्लैक डॉट देख रहे हैं, मैं सोर्स के साथ कोट करूँ क्योंकि अंसार अब्बासी साहब ने आज इस पे बाकायदा एक कॉलम के जरिए इस रिपोर्ट पे पहले भी उन्होंने लिखा था, आज भी लिखा है, और ये डॉक्यूमेंट उनकी तरफ से ट्वीट भी हुआ है कुछ देर कबल, क्योंकि इसमें नाम जो उन्होंने ब्लैक रखे हुए हैं ये उन मिनिस्टर्स के नाम है जिनकी तरफ वेगली पॉइंट आउट किया गया। वेगली से मुराद मेरी यह है कि इनको पिन पॉइंट करके नहीं कहा गया कि ये दो वज़रा मुलव्विस हैं इस ऑब्जेक्शनेबल अमेंडमेंट में या इलेक्टोरल लॉस को तब्दील करने में, ये दो वज़रा हतमी तौर पर मुलव्विस हैं, ये इस तरह नहीं कहा गया है। वेगली कहा गया है कि ये इस पर इनसे मीटिंग्स हुई या उस पर एक वजीर मौसूफ की क्या जिम्मेदारी थी, और एक ने ड्राफ्ट जब बन रहा था कमेटी रूम के अंदर तो उसमें ड्राफ्ट बनते में उनका किरदार क्या था। वेगली इन दो का जो है इस वक्त तस्करा इस रिपोर्ट पे जो नाम ब्लैक में आप देख रहे हैं मौजूद है। तो ये रिपोर्ट जिस तरह मैंने कहा कि वेगली है। दूसरी बात, इसमें इस बात का तायुन कि ये एक कॉन्स्पिरेसी थी, यानी साजिश थी कि एक ऐसी ऑब्जेक्शनेबल अमेंडमेंट की जाए इन तमाम कवानीन में, पहली बात, या फिर ये एक एरर था, ये क्लरिकल मिस्टेक थी। ये भी वजाहत इस रिपोर्ट में राजा जफरुल हक साहब की नहीं होती। इस पे दस्तखत भी आगे चल के आप जो मेंबरान मौजूद के थे उनकी आप देख सकते हैं, जो नवाज शरीफ साहब को ये रिपोर्ट लिखी गई, एंड में लिखा गया जी कि आपका विजन जो है उसके मुताबिक आप फैसला करें। ये दो सफ़ात इस रिपोर्ट के आपके सामने मंजराम पर हम लेकर आए हैं, लेकिन इसमें नाम जिस तरह मैंने कहा कि इस वक्त हमने ब्लर किए हुए हैं, क्योंकि अब्बासी साहब ने खुद ब्लर किए हुए थे तो ये नाम इस वक्त ब्लर है। लेकिन आगे इस शो के अंदर हम जो आज फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है और आज धरने के हवाले से जो होने वाले मुतनाज़ा इस वक्त बयानात, बहस जारी है कि आखिरकार स्टेट की रेट किधर गई, इस पर बहस भी करेंगे। प्रोग्राम में सेनेटर गौस नियाजी साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा आबाद में मौजूद हैं, जनाब मोहसिन बेग साहब सीनियर तर्ज़-ए-निगार इस्लामाबाद स्टूडियोज में साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, और उस्मान दार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा लाहौर स्टूडियो से साथ मौजूद हैं। मोहसिन बेग साहब, ये अब रिपोर्ट का आना या ना आना और फिर आज का ये मुआहिदा, ये जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का जो फैसला सामने रखा हुआ है मेरे, ये पढ़कर तो ये तो आर्मी के रोल के ऊपर समेत इस पूरे मुआहिदे पर काफी इस वक्त सीख पर नजर आते हैं। मोहसिन बेग साहब, आज हुआ क्या है? आज 25 नवंबर 27 नवंबर तारीख में किस तरह याद रखी जाएगी मोहसिन बेग साहब? बेसिकली बात यह है कि जैसे आप अभी राजा साहब की रिपोर्ट दिखा रहे थे, वो वाकई वो इतनी अनक्लियर है, वो किसी को वो रिपोर्ट उसको कहना भी मेरे ख्याल में ज्यादती होगी। वो रिपोर्ट नहीं है। ऐसा है कि अगर आप ही पे इल्ज़ाम हो और आप ही को मैं इन्वेस्टिगेशन पे लगा दूं तो आप तो नेचुरली किसी को पॉइंट आउट नहीं करेंगे, और यही उन्होंने किया। इसको रिपोर्ट करना मैं समझता हूँ गलती है, ये रिपोर्ट नहीं है। और सेकेंड चीज़ जो आज कोर्ट में हुआ, मैं समझता हूँ कि मोहतरम जज साहब ने थोड़ी सी लाइन आर्गूमेंट्स में और जो ऑब्जर्वेशंस उन्होंने दी वो थोड़ी सी क्रॉस की। इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने और कमिश्नर ने और इंतज़ामिया ने उनको पहले बताया कि आपके ऑर्डर के ऊपर जैसे कि उन्होंने पहले ऑर्डर्स किए कि इस धरने को उठा दिया जाए, और उस पर कुछ कंडीशंस भी लगा दी कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, गोली नहीं चलनी चाहिए। तो आप बताइए, वो प्यार से तो जाने वाले थे नहीं। वो 20-25 दिन से जिस किस्म की तकरीरें कर रहे थे, जिस किस्म की हॉस्टेज उन्होंने पूरे दोनों सिटीज़ को बनाया हुआ था और किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। हाँ, एक आर्गूमेंट किया जा सकता है कि उनका जो पहले दिन से जो उनकी डिमांड थी, जो शहबाज शरीफ साहब ने जहाँ से शुरू किया कि ये इन लोगों को जो भी कसूरवार हैं इस गलती में या इसमें मुलव्विस थे, उनको निकाला जाए, और वो डिमांड उन्होंने डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर और नवाज शरीफ साहब से की। अगर उसको उसी वक्त मान लिया जाता तो इन लोगों को इतना एक्सप्लॉइट करने का मौका ना मिलता। अब आप देखिए कि 20-25 दिन लोगों को ख्वार करने के बाद पूरी स्टेट की और पूरे पाकिस्तान की एक जग हसाई हुई दुनिया में,
और ये साबित हुआ कि ये हुकूमत और स्पेशली इंटीरियर मिनिस्टर साहब इस ओहदों के लायक नहीं है। इनमें वो सलाहियत, अबिलियत नहीं थी कि ये इसको प्रॉपरली हैंडल कर पाते, कोई तरीका करते। वायलेंस भी किया, लोग भी मर गए, वो फिर भी नहीं उठे। और आज जो जज साहब ने आर्मी के ऊपर तनकीद की, मैं समझता हूँ वो जायज़ नहीं है। आर्मी भी इसी मुल्क का हिस्सा है। अगर गवर्नमेंट ने आर्मी से मदद मांगी है तो फौज का ये फ़र्ज़ है कि वो सिविलियन गवर्नमेंट की मदद भी करे और उनके इस किस्म के जो इशू हैं जो हमारी सिविलियन आर्म फोर्सेस के बस की बात नहीं थी, उसमें मदद देना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई इंडिया से या अमेरिका से मदद नहीं मांगी, अपनी फौज से मांगी। इसको तो कह दिया कि ये रिपोर्ट ही नहीं है, इसको कहना है। साहब, आपकी नजर में सेनेटर साहब, ये जो राजा ज़फरुल हक साहब ने यानी इतने दिन तक इस रिपोर्ट को हमने देखा कि जी अभी बन रही है या अभी बन चुकी है या इसमें अभी तयन होना है कि ये मिस्टेक थी या फिर ये साजिश थी, कॉन्स्पिरेसी थी, ये बड़ी बातें हमने सुनी है, इस पर मतलब चेमोगोइयां होती रही। अब ये रिपोर्ट है भी सामने, हमारे नाम हमें पता ही है सबको कि कौन से 2 नाम है, लेकिन इसे ब्लैक हुए में तो वो भी वेगली हैं बड़े। तो ये सेनेटर गौस साहब, ये इतना ज्यादा इसको ताखीर क्यों दी गई? फिर वजारत दाखिला ने जो किया, वज़ीर आला शहबाज शरीफ 300 किलोमीटर तक वो आए, पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, क्या कैप्टन सफदर के अंदरूनी खाना रवाबित थे धरने वालों से, ये भी बातें चेमोगोइया में। तो ये आप लोगों ने खुद तो नहीं करवाया था क्या? मतलब इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं इस पर सेनेटर साहब? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं तो इस चीज़ को देखता हूँ कि लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन और दूसरी बात मिसट्रस्ट बिटवीन द इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये 2 चीज़ें सामने आई हैं। और आपने बात की राजा ज़फरुल हक साहब की रिपोर्ट की। देखो राजा साहब, ये जो कमेटी बनाई थी, ये बनाई थी मियां नवाज शरीफ साहब ने कि इन्वेस्टिगेट करो कि कहाँ मिस्टेक हुई है, क्योंकि पोजीशन शोर डाला था। देखिए, एक ठीक है, चूँकि एक मुतलका जो है डिपार्टमेंट उसके इंचार्ज पे बात हो सकती है, लेकिन देखिए ये असम्बली में ये चीज़ पेश हुई और 34 रुकनी कमेटी बनाई गई मैंने इसकी, फिर एक ज़ैली कमेटी 16 रुकनी बनाई गई, सबके सामने चीज़ होकर गुजरी। और शेख रशीद साहब जो आज ये नारे लगाते हैं कि जी मैंने ये कहा था और मैं कहा था, शेख रशीद साहब इस असम्बली में थे ना, शेख साहब से बाला बाला तो नहीं गए, शेख साहब उसको पढ़ते, अगर गलती थी तो पॉइंट आउट करते। पूरी कौमी असम्बली ने इसको बिल को पास किया, फिर सेनेट में आया तो सेनेट में पॉइंट आउट हुआ कि जी ये इस चीज़ को, ये चीज़ हलफनामे में उम्मीदवार के ये नहीं है हल्फन का लफ्ज़, इसको किया जाए। और उस पर वोटिंग हुई तो उस वोटिंग के मुस्लिम लीग नून ने और JUI ने उसके हक में वोट दिया, अपोजिशन उसके खिलाफ वोट दिया। अब देखो फिर वो कानून का ऐसा नहीं बन सका, फिर असम्बली में आया तो शोर उठा और फिर हुकूमत के ज़िम्मे ये बात लगी। हालांकि पॉइंट आउट और इसको सपोर्ट करने वाली हुकूमत थी, सारी सियासी पार्टियाँ, शेख रशीद समेत सारी पार्लियामेंट है, अगर नेग्लिजेंस हुई है। अब एक चीज़ हो गई है तो वजीर कानून का या किसी का रोल तो एक मिडल पर्सन का होता है ना, नो डाउट हम कहते हैं कि उसकी जिम्मेदारी उसी की बनती है, क्योंकि वजीर कानून वही बैठ करते हैं तब असम्बली में पास होता है। तो ये चीज पॉइंट आउट होनी चाहिए थी। जी सेनेटर साहब, लेकिन माजरत हो, ये बात आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर ये क्लैरिकल एरर था, पहले तो ये कहा गया जी क्लैरिकल एरर है, फिर कहा गया जैसा मौलाना फजल रहमान ने कहा अगर जिम्मेदार है तो पूरी पार्लियामान जिम्मेदार है, अगर क्लैरिकल मिस्टेक है तो फिर पूरी पार्लियामान को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं अगर सिर्फ क्लैरिकल एरर है। और फिर ये भी कह दिया कि एहसान इकबाल की तरफ से कि ये तो रॉ के लोग इनके पीछे हैं जो धरना दे रहे हैं। तो सर ये क्लैरिकल मिस्टेक है, रॉ की साजिश है, या फिर ये पूरी पार्लियामान की गलती है? अब ये तो अजीब अजीब 3 बातें हैं ना, कि या तो ये कुलभूषण यादव है, मौलाना खादिम रिजवी ये बैठे हुए यहाँ पर, या फिर ये क्लैरिकल मिस्टेक है, या फिर मौलाना फजल रहमान जो कह रहे हैं पूरी पार्लियामान जिम्मेदार है। कौन सी बात सही है इनमें से? जी क्लैरिकल जिसने लिखा उसने गलती की, ठीक है ना। अब फिर जो पार्लियामान थी उसने उसको करेक्ट करना था, और सिर्फ जब से कमेटी स्टैंडिंग कमेटी में बिल जाता है तो उसमें तमाम सियासी पार्टियों की नुमाइंदगी होती है, उस पर गौर करते हैं, एक एक लफ्ज़ पे गौर करते हैं, और सारी पार्लियामान बाकी शिकों पे तो गौर करती है कि किस तरह उम्मीदवार होगा, कि इलेक्शन कैसे कंडक्ट होगा, रिजल्ट कैसे आएंगे। सब ने देखा कि जी खत्म की शिक है, हाँ जी शिक है, लेकिन ये नहीं देखा कि उसकी वर्डिंग में क्या है। अब देखो साजिशें हर लेवल पे होती हैं, मैं तो उसको साजिश कहूँगा कि साजिश के जरिए क्लैरिकल मिस्टेक मैं नहीं कहता जी, कि इतना बड़ा भूचाल जो खड़ा किया गया ये एक साजिश थी। अच्छा। और एक खतरे का मसला जो सेटल हो चुका था। देखो फिर जब पॉइंट आउट हुआ तो उससे बेहतर अंदाज में उसको दोबारा हमने कर दिया, फिर उसके बावजूद एक मुज़ाकरात हुई राजा ज़फर हक की
ज़ेर निगरानी तमाम जो धरने वाले कायदीन थे वहाँ राजा साहब के घर हुए, फिर पंजाब हाउस हुए, फिर वहाँ वज़ीर कानून ने अपनी सफाई पेश की और उसने हल्फ उठाया कि मेरे ऐसे नहीं है। गौस साहब आप जो है ना वो कह रहे हैं कि साजिश थी, ये क्लरिकल मिस्टेक नहीं थी, बड़ा खुलकर आपने बोले। उस्मान दार साहब सर ये क्या था और आखिरकार अब जो हुआ है वो क्या है? आप उससे कितना मुतमईन है, आपकी जमात कितना मुतमईन है? कल तो खान साहब ने इस्तीफे का मुतालबा कर दिया था, डमी प्राइम मिनिस्टर वो कहते हैं खाकान अब्बासी साहब को। तो अब आज की सूरत हाल पे दार साहब ये मुआहदे के बाद क्या आपको लग रहा है कि हम सही सिमत में आ गए या बड़ा गलत प्रेसिडेंट सेट हो गया? देखिए सिफान, एक तो पहले मैं आना चाह रहा हूँ, ये जो साजिशी अनासर की बात कर रहे हैं, क्लैरिकल मिस्टेक थी या साजिश थी, ये खुद जब इन्होंने राजा ज़फ़रुल हक साहब की रिपोर्ट को छुपाया, उसे पब्लिक नहीं किया जो कि पब्लिक होनी चाहिए थी, और उन तमाम चीज़ों ने इस तरफ इशारा किया कि शायद वाकई ही इस सारे ओथ की तब्दीली के पीछे कोई साजिशी अनासर हैं जिसकी वजह से ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। तो ये तासुर जो है, साजिशी तासुर, ये खुद हुकूमती बेंचों की तरफ से ऐसा तासुर आया। और दूसरा ये है कि ये जो आखिरकार वही हुआ जो डे वन से धरने वाले कह रहे थे जी कि इस्तीफ़ा दे दें या वो साजिशी अनासर को सामने लेके आए। तो एंड ऑफ द डे पहले तो ये 20-21 दिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो शहरी हैं जिस तकलीफ से, अजियत से वो गुजरे, वो तो अलग था। जो गुज़श्ता 2 दिन से पूरा पंजाब कह लें, इवन पूरा मुल्क जी 20 करोड़ अवाम इन्होंने धरने वालों के रहमो करम पे छोड़ रखे थे। कहीं इनकी एडमिनिस्ट्रेशन नज़र नहीं आई। मैं लाहौर में था और यकीन करें कि 100-200 के जत्थे थे जिन्होंने पूरा ब्लॉक किया हुआ था रोड को। इनकी ये एडमिनिस्ट्रेशन की कैपेसिटी है। मैं हाथ में आला से मुखातिब होना चाहता हूं, जो कहते हैं मैं हाथ में आला ब्रेक की बजा दे दें उस्मान दार साहब को हैंडल नहीं कर सके। इस ब्रेक के बाद आके उस्मान दार साहब की बात यहीं से कंटिन्यू, तहरीक इंसाफ क्या मौक़िफ़ रखती है राजा ज़फ़रुल हक रिपोर्ट के, जो आपको ब्लड जिसमें नाम इस वक्त नहीं है क्योंकि अंसार अब्बासी साहब ने, मैं जिस तरह कहा, ये ट्वीट की हुई है, तो ये रिपोर्ट हुकूमत की तरफ से और इसके आने से फर्क क्या पड़ेगा? ये बड़ी वेग रिपोर्ट है, पिन पॉइंट नहीं किया गया, इसमें कोई कंक्लूजन सामने नजर नहीं आता है। इस ब्रेक के बाद कुछ और पहलू और बिलखुसूस मौज़ूद अदलिया का फैसला आज का जो ऑर्डर है वो दिखाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। मैं साथ हूं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। आज मुआहदे के हवाले से भी बात हो रही है, धरने मुआहदे के हवाले से जो उस पर मुतनाज़ा सवालात उठ रहे हैं कि आखिरकार क्या था क्या नहीं, क्यों हुआ ऐसा मुआहदा, ये भी। लेकिन ये पता चले कि जाहिद हामिद साहब का जो इस्तीफ़ा है यानी वो मंजूर हो चुका है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर कर लिया है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर। वो भी आप स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ही हैज़ बीन डी नोटिफाइड, उनको डी नोटिफाई कर दिया गया एज फेडरल लॉ मिनिस्टर। तो ये इस वक्त लेटेस्ट है। इसके अलावा जो आज का फैसला है शौकत अली सिद्दीकी साहब का, उसमें एक पैराग्राफ उस्मान दार साहब आपकी तरफ रखते हुए फिर सेनेटर गौस मोहसिन साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू उस पे लेना है कि द आर्म्ड फोर्सेस आर पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, कैन नॉट ट्रैवल बियॉन्ड इट्स मैंडेट बेस्टोड अपॉन इट बाय द ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द कंट्री। और इसी तरह एतराज आर्मी चीफ के ऊपर और जो स्टेटमेंट स्पेसिफिकली लिखी गई कि जो है ये तमाम मुआहदा आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब और उनकी नुमाइंदा टीम की खुसूसी काविशों के जरिए जो इस वक्त हुआ है, इस पर भी एतराज किया शौकत अली सिद्दीकी साहब ने। उस्मान दार साहब, ये जो लाइन डिफाइन किया जज साहब ने, जो ऑनरेबल जज हाई कोर्ट ने, इस पर पीटीआई का रिस्पॉन्स क्या होगा? क्या वाकई में आर्मी ने ब्रीच किया अपनी लाइन से? देखें, एक तो आवाज़ आपकी क्रैक कर रही थी, शायद मैं सवाल सही तरह से पिक नहीं कर पाया। मुझे यही समझ आई है कि क्या आर्मी चीफ का इस सारे मामले में सालसी बनना ठीक था या नहीं ठीक था। देखिए, फ़ौज भी मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा है और अमन व अमान की सूरत हाल अगर इस नहज पे पहुँच जाए जहाँ 69 शहरी जो हैं शहीद हो रहे हों और 20 करोड़ अवाम जो हैं वो अजियत का शिकार हो, तो किसी ना किसी ने तो स्टेप इन होना है। और अगर इस सारे मामले में हम समझते हैं कि हुकूमती नाअहली तो पूरी कौम के सामने है कि ये पहले फैज़ाबाद का धरना ख़त्म कराने में नाकाम रहे और वही फैज़ाबाद का जो धरना था पूरे मुल्क में धरने की शक्ल इख्तियार करके सारे का सारा जो हुकूमती मशीनरी थी और मामूली लोगों की ज़िंदगी थे वो सारी मफलूज होकर रह गई।
तो इस मामले में अगर फौज ने आके सारे मामले को सेटल किया है तो कोई ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है। आज अगर लोग देख रहे हैं अपने घरों में जा रहे हैं और सारे मामला हल हो रहे हैं तो ये एंड ऑफ द डे जिसने भी किया क्रेडिट तो उसने लेना है। लेकिन ये कम से कम हुकूमत की नाकामी जरूर रही है कि जो काम अवाम के वोटों से आए हुए हुक्मरानों को करना चाहिए था, और जो आए रोज आप देखते हैं जमहूरियत का राग अलापते हैं कि हम जमहूरियत ड्रेल नहीं होने देंगे, हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं। अवाम ने उनका भी चेहरा देख लिया कि एक सिंपल सा इशू था, जो 2000 के करीब लोग फैजाबाद में बैठे थे और उनकी डिमांड क्या थी। चले अगर सिफान मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इस्तीफा नहीं देना चाहते थे पहली स्टेज पे, तो कम से कम उस इंक्वायरी को मंजरे आम पे ले आते। अगर वो इंक्वायरी को भी ये मंजरे आम पे नहीं लाए तो जिस तरह इसहाक डार साहब जो मफरूर है इस मुल्क के पाकिस्तान से 3 माह की छुट्टी पे गए हुए हैं ना, तो ये भी लॉ मिनिस्टर तो छुट्टी पे भेज देते, किसी तरफ तो ये लोग आते हैं ना। मैं आपको ये इंक्वायरी जो है इस पर उस्मान डार साहब, इसमें मुशाहिदुल्लाह साहब का, राजा ज़फरुल साहब का दस्तखत है, ये अब दिखा भी रहे सर। इसमें तो बड़ा वेग है, मतलब इसमें तो आप कैसे पढ़ने के बाद कह ही नहीं सकते कि किसने किया है। मतलब इसमें नवाज शरीफ साहब पे छोड़ दिया गया कि आपका विजन बताएगा कि क्या करना चाहिए। हमने इतनी मुलाकातें इस शख्सियत से की, इतनी मुलाकातें इस शख्सियत से की, उसकी जिम्मेदारी ये थी कि वो ओवरलुक करता है इस मामले को, उसने ड्राफ्ट, यानी हतमी तौर पे तो कोई तायुन ही नहीं है इस रिपोर्ट के अंदर। तो इसमें क्या है, ये तो मोहसिन बेग साहब ने कहा रिपोर्ट कहना भी गलत होगा। देखें आज भी ये 30 दिन का लॉलीपॉप दे के निकल गए हैं, ये सोच के कि हम 30 दिन बाद जो है मंजरे आम पे लाएंगे। जैसे मॉडल टाउन की इंक्वायरी आप देख ही रहे हैं कितने सालों से पेंडिंग पड़ी है, वो आज तक मंजरे आम पे नहीं आई है। मैं असल मुद्दे की तरफ आना चाहता हूँ सिफान, यहाँ बात हो रही थी और मैं अभी पढ़ रहा था, ये जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो दोबारा इशारा कर रहे हैं कि धरनों के पीछे कुछ लोग हैं, या धरने कौन करवाते हैं। ये जो काम हुआ है खालिस्तान, ये जो काम हुआ है मुल्क पाकिस्तान में, ये वाला धरना ये फ्री हैंड इन्होंने दिया है। सेनेटर साहब की हुकूमत ने फ्री हैंड दिया है धरने वालों को कि ये वहां तक पहुंचे, वहां जाके बैठ जाएं, मुल्क में अनारकी हो, इंतशार का शिकार हो। वरना ये जिसको रोकना चाहते हैं ना ये रोक सकते हैं। पीटीआई का जब हम लॉकडाउन की कॉल की थी हमने लास्ट ईयर, आपको पता होगा, तो इन्होंने सीएम पंजाब सीएम जो थे हमारे केपीके के, उनको इन्होंने गोलाबारी करके रोका वहां। अच्छा, ये किस तरह का जंग का माहौल इन्होंने बना दिया, और खुद ये तो हमारे वर्कर्स को पंजाब में घरों में घुस के उन्होंने उठाया। तो ये मेरे अपने घर में पुलिस घुस गई, मेरी फैमिली को उन्होंने हरास किया। ये वाकई में आप लोगों ने यानी हमारे पीटीआई या तो आप इसकी पुष्टि कर रहे थे धरने की गौस साहब, या फिर आप लोग इसको ढील दे रहे थे, इस पूरे मामले को आप बढ़ने दे रहे थे इस मामले को। क्या हकीकत है इसमें सेनेटर गौस साहब कि आप लोग पीछे थे इस धरने के, अभी जो पीटीआई इल्जाम लगा रही है आपके ऊपर? पीटीआई तो हमारे पे इल्ज़ाम हमेशा लगाती रहती है। मैं करो एक बात क्लियर होनी चाहिए सबको कि जो इनका धरना था वो सियासी धरना था, उसको हमने सियासी तरीके से हैंडल किया और कामयाब हुए और इनको भी समझ आ गई। ये है मजहबी धरना। इस मजहबी धरने को, एक मजहब ऐसी चीज़ है, देखो खत्म बहुत ऐसी चीज़ है जिसपे मैं भी जान देने को तैयार हूँ। जी बिल्कुल। अब उसमें मजहबी पे जो लोग तो होते हैं उनको और तरीके से डील करना होता है, उसको उस तरीके से जिस हमने हाई कोर्ट के हुक्म पे किया, उनको डिस्पर्स करने की कोशिश की। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि उनको परेड ग्राउंड में जाकर ये बैठ जाएंगे, धरना देना चाहते हैं, इनके मुतालबा। तो हमारा ख्याल था कि हम उनको इधर से मुंतशिर करके उधर बैठ जाएंगे, लेकिन वो हमने कोई ज़्यादा पावर इस्तेमाल नहीं की। हम नहीं कोई मॉडल टाउन वाला वाक़या दोहराना चाहते थे, ना हम कोई ऐसा चाहते थे कि सवाल आपसे अगर पूछूं, हमारे ऊपर कोई धब्बा लगे। एक बात अगर सर बता दें, क्योंकि कुछ दिन कबल खत्म नबूवत पर इन्होंने प्रेस क्लब में एक मुनाजरा रखा था, उसमें शायद जमीयत अहले हदीस और ये तहरीक लब्बैक के आपस में रहनुमा आने वाले थे प्रेस क्लब में, और बड़ा टाइमली क्रैकडाउन आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने किया, और ना कोई वहां पहुंच सका, पहुंचा तो गिरफ्तार हुआ, और ना बात ज्यादा फैली। वो भी बड़ा सेंसिटिव मामला था, बड़े इससे ज्यादा सेंसिटिव मामला था, तो बड़ा अच्छा हैंडल किया था आप लोगों ने। सर ये 300 किलोमीटर का सफर करके इधर पहुंच गए, पंजाब हुकूमत किधर थी पूरे रास्ते में, बीच में क्या हुआ आखिरकार? देखो ये जो यहाँ पहुँचे हैं, ये मुंतशिर टोलियन में यहाँ पहुँचे हैं और वे एक जगह पे आके ये स्टॉप कर गए, और हमने इनका तो प्रोग्राम था कि हम पार्लियामेंट में हमला करेंगे, पार्लियामेंट के सामने आके धरना देंगे। ये तो इन वक्त हमने करके इनको वहाँ फैज़ाबाद चौक पे रोका। अब मैं दूसरी बात आती है कि चूँकि मज़हब ही है कि एक मज़हब ऐसे जज्बात है, हमारे अपने वर्कर परेशान थे कि ये क्या हो रहा है, हम ख़त्म नबूवत सारे ख़त्म में जान दे रहे, सारे मुसलमान, हर मुसलमान ख़त्म में जान देता है, हम ये ख़त्म का नाम ले रहे हैं और हम उन पर लाठी चार्ज करें या फायरिंग करें या उनको मारें, ऐसी बात नहीं है। ये बड़ा सेंसिटिव इशू था। हमने हतुल वसा मुज़ाकरात के ज़रिए करने की कोशिश की,
मुज़ाकरात के कई दौर हुए, एक नहीं हुआ, मुख्तलिफ लोगों को डाल के। एक जो धरने वाले थे इनके आपस में कंसेंसस नहीं था कि किससे बात करनी। आपने सोशल मीडिया पे उनकी वर्डिंग और गाली गलौच वो देखी, उनको अपना कंसेंसस नहीं था कि कैसे हैंडल किया जाए। वो पहुंच तो गए थे, उनको समझ नहीं आ रहे थे कि आप एक चीज़ उन्होंने निकाले कि रिज़ाइन दो। अब रिज़ाइन, हमें रिज़ाइन देने से पहले अगर हम फ़ौरन रिज़ाइन करते तो और सफाई पेश ना करते तो हम सोचा जाता, यही कहा जाता ना कि हम खुद इसके गुनाहगार या जिम्मेदार हैं या मिनिस्टर साहब जिम्मेदार हैं। हमें कम अज़ कम लोगों को क्लियर किया, उन्होंने अपने आप को साफ पेश किया, उन्होंने अपने हलफ उठाया कि मैं ऐसी बात नहीं, आप मेरे पे शक करें, उस पर वो कामयाब रहे। अब उसमें उसके अब तो ये चूंकि इसमें जी बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू मोहसिन बेग साहब, ये तो हमने तो बड़ा सेंसिटिवली इसको हैंडल किया, लेकिन ये मोहसिन बेग साहब कोर्ट ने हमें कहा तो हमने ये कार्रवाई की थी, वरना हमने तो की नहीं कार्रवाई। बल्कि एहसन इकबाल साहब ने तो ये तक कहा जी कि मैं तो इसको मॉनिटर ही नहीं कर रहा था ऑपरेशन को, तो इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी। तो ये तो हुकूमत पे क्यों हम इल्जाम पे तराशी कर रहे हैं जब से मोहसिन बेग साहब, हुकूमत तो जिम्मेदार ही नहीं सब चीजों की। मोहसिन बेग साहब नहीं, हम तो मैं तो कुछ कहते मुज़ाकरात के जरिए कुछ पेशरफ्त हमारे ख्याल में हो रही थी और हम शायद हमारा गुमान था कि इंशाल्लाह हो जाएगी, लेकिन जब कोर्ट ने डिमांड किया तो फिर हमें वो करना पड़ा। और कोर्ट ने फिर देखो ना, अब आप कहते हैं कि रिट ऑफ स्टेट चैलेंज हुई, अब कोर्ट ने कमिश्नर चीफ कमिश्नर को कहा कि आप करें, ठीक है, वो वज़ीर दाखिला को कहते हैं कि आप करें तो कोई और पोजीशन थी। अब उन्होंने उसको डायरेक्ट करा, फिर उन्होंने एक्शन किया, वज़ीर दाखिला थोड़े पीछे हट गया, फिर उनको शो कहा दिया कि आपने क्यों रोका है। तो ये हकीकत जी है। नहीं, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ ना, मोहसिन बेग साहब से पूछना चाह रहा हूँ, मोहसिन बेग साहब तो ये तो सारा कोर्ट पर मामला जा रहा है, ये तो ये कह रहे हैं हमने तो कुछ, यानी हमने तो कोर्ट के कहने पे किया है, हम तो बैठे थे मुज़ाकरात के लिए। मोहसिन बेग साहब तो ये हुकूमत क्यों, तो फिर हुकूमत तो मासूम है, उसको क्यों हम कह रहे हैं जब से कि हुकूमत जिम्मेदार है? आसन इकबाल साहब बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुए, इनकी सारी सलाहियत खुल के सामने आ गई। आप देखिए कि परसों जब लास्ट कोर्ट डेट थी उसमें शौकत अजीज सदीकी साहब ने बहुत जोर दे के कहा कि आपको किसने रोका है एक्शन करने पर, तो चीफ कमिश्नर को मजबूरन उनका नाम बताना पड़ा कि वो इंटीरियर मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब ने रोका है। अदरवाइज तो जज साहब कह रहे थे अगर आप नाम नहीं बताएंगे तो मैं आपको यहां से सीधा जेल भिजवाऊंगा। तो बात यह कि कल उन्होंने जो स्टेटमेंट दी एहसन इकबाल साहब ने, वो तो उन्होंने तो ऐसा स्टेटमेंट दिया जैसे इस मुल्क में इंटीरियर मिनिस्टर की जरूरत ही नहीं है, ये ओहदा ही खत्म कर देना चाहिए और सारी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन पे डाल दी। तो ये बड़ी बड़ी बातें करना और थिंक टैंक और ये और वो, सलाहियत इतनी है, एहलियत इतनी है जितनी पूरी कौम को नजर आ गई। अभी सेनेटर साहब कह रहे थे रिजाइन हमने करवा दिया, भाई पहले करवा देते, बंदे जरूर मरने थे, इमलाक जली, इतनी दुनिया मरी, आप पहले हल्फ देते, आप उनसे मुज़ाकरात में सारा काम करते, आपने ये नौबत आने क्यों दी? अच्छा, अगर आपने धरने के खिलाफ एक्शन करना ही था तो 20 दिन आपको मिले तैयारी करने के, और आपने ये गंद किया, पूरा पाकिस्तान ब्लॉक करवा दिया और पूरी दुनिया को बाहर निकाल दिया। मोहसिन बेग साहब क्या करना चाह रहे थे उसके बाद मोहसिन बेग साहब इस बात पर आते हैं, आप ही की यहीं से कंटिन्यू करते हैं। इस ब्रेक की बड़ी अहम बात कर रहे हैं मोहसिन बेग साहब, कहते हैं वजारत दाखिला की जरूरत ही नहीं है। जो अगर हमने देखा है वाकई में क्या हुकूमत या रियासत जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन था उसका वो अदा नहीं हुआ, यानी लगा 2 दिन तक के शायद है ही नहीं हुकूमत, या है तो किधर है? इस ब्रेक के बाद जानेंगे, सवाल का जवाब हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात मुल्क के सियासी मंजरनामे पर, और बल्कि अब जो समाज पर मजमूई तौर पर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर हर सतह पर जो आज होने वाला मुआहदा है उसका क्या असर पड़ेगा, ये बड़ा बुनियादी सवाल है। इसका क्या पैगाम जो है ये छोड़ के आज जा रहा है ये पूरा मुआहदा। और मैं मोहसिन बेग साहब और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, जनाब सेनेटर गौस साहब पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के सीनियर मरकजी रहनुमा साथ मौजूद हैं, जनाब उस्मान दार साहब लाहौर से साथ मौजूद हैं। मैं मोहसिन बेग साहब, क्योंकि अब मैंने सुना है जी 10 तारीख को शायद फाटा रिफॉर्म्स के हवाले से या आइंदा कुछ दिनों में फाटा के हवाले से भी एक बाकायदा धरना या कोई लॉन्ग मार्च प्लान किया जा रहा है। बड़ी लेजिटिमेट उनकी भी डिमांड्स हैं कि फाटा का केपीके से इल्हाक और जम हो जाना चाहिए। तो आज का प्रेसिडेंट क्या है? मतलब प्रेसिडेंट मीडिया के लिए भी है यकीनी तौर पे, इसमें प्रेसिडेंट सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के लिए भी है, जिस तरह मैं कह रहा हूं आगे जो आने वाले धरने उनके लिए भी प्रेसिडेंट है कि उनको भी क्या ये रास्ता आगे इंतखाब करना चाहिए अपने लेजिटिमेट डिमांड्स के लिए या इलेजिटिमेट डिमांड्स के लिए? मोहसिन बेग साहब, क्या हमने आज पैगाम दिया? रास्ता तो बड़ा क्लियर है जी। खादम हुसैन रिजवी साहब ने जो कुछ भी इस धरने में कहा, और मुझे भी उनकी बहुत सी बातों पे इख्तलाफ है, जिस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की,
जिस किस्म की उन्होंने लोगों की किरदार कशी की वो उनके और आवाम के लिए मुनासिब नहीं था। गवर्नमेंट से इख्तिलाफ करना, लोगों से इख्तिलाफ करना, बिल्कुल वो और बात है, लेकिन आप इस किस्म की लैंग्वेज किसी के खिलाफ भी इस्तेमाल करें, मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं। वो एक चीज़ साबित कर गए यहाँ पे कि पार्लियामेंट के सामने डी चौक बहुत मशहूर था इस्लामाबाद में, जहाँ पे धरने दिए जाते थे, एहतजाज किया जाता था, लेकिन उन्होंने एक बात बता दी कि नहीं, सारी जगह फजूल है, फैजाबाद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप फैजाबाद आके बैठे, दोनों शहरों को आप चौक कर सकते हैं। तो ये बात तो एक साबित होगी कि फैजाबाद इज़ अ मेन पॉइंट, नॉट डी चौक, नॉट फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये प्रेसिडेंट अच्छा नहीं है इस मुल्क के लिए, और ये मैं समझता हूं कि किसी को भी, कोई भी हो, ये तरीकाकार नहीं कि आप आए और इस्लाम, और ये बहुत दिनों से हो रहा है, बहुत अरसे से हो रहा है। बात, और जितनी गवर्नमेंट्स आई उन्होंने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। ये जो मुआहदे पे दस्तखत है, ये जो मुआहदे पे दस्तखत है मेजर जनरल फैज साहब के, और अभी मैं इसको इस तनाजुर में आग से पूछ रहा हूं, कराची में पीएसपी एमक्यूएम के ऊपर उन्होंने खुल के कह दिया एस्टेब्लिशमेंट हमारा मुआहदा करवा रही थी या हमें मिला रही थी। इधर एक दो पार्टीज के दरमियान फौज और खुलकर अब दस्तखत है इसमें। इसने क्या प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि आइंदा कोई सियासी डेडलॉक हो, ये वो काकड़ फॉर्मूले से इसको आप मिलाएंगे, किस तरह मिलाएंगे इसको, देखेंगे कि अब खुलकर सामने आके मुआहदे में वो किरदार अदा करेंगे। मैं समझता हूं कि ये इन मेजर जनरल साहब का नाम और उनके वसासत से जो भी दस्तखत थे वो नहीं होने चाहिए थे। यस, अगर गवर्नमेंट ने आपको बुलाया कि आप फौज आके फैसिलिटेट करे, नेगोशिएट करे, डिफेंड करे, और इन धरने वालों के जो भी इनके खिलाफ एक्शन उन्होंने उसमें हेल्प दे, वो बीइंग अ स्टेट इंस्टीट्यूशन उनकी ड्यूटी बनती है कि वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करे। लेकिन इस तरह मुआहदा करके दस्तखत करना, और जैसे आपने हवाला दिया एमक्यूएम का और उनका जो मुआहदा हुआ फारूक सत्तार साहब का, उन्होंने बड़ा कहा कि ये इंजीनियर पॉलिटिक्स है। मैं समझता हूं कि एजेंसीज को इस चीज से, अगर आप करवा भी रहे हैं, आपने फैसिलिटेट भी किया, तो आपको दस्तखत करने की क्या जरूरत है? यानी कि सारा काम इस धरने का शिफ्ट होके अब वो कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जैसे जज साहब ने आज किया। मैं समझता हूं कि उनको, अगर उन्होंने फैसिलिटेट करना भी था तो दस्तखत नहीं होने चाहिए थे इस एग्रीमेंट के ऊपर, अगर आप मुझसे यही पूछ रहे हो। सही, दस्तखत नहीं होने चाहिए थे। अच्छा, अब ये जो इस प्रेसिडेंट की बात ही कर रहे हैं, तो उस्मान दार साहब, आपकी नजर में प्रेसिडेंट, फिर मैं सेनेटर साहब से पूछूं, क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट है फाटा रिफॉर्म्स के हवाले से आपकी पार्टी भी ये होना चाहिए फिर तो जाके आप आए डी चौक पे या जैसे भी, क्योंकि अभी तक तो कोई फॉर्मल पॉलिसी नहीं आई है स्टेट की तरफ से इन धरनों के खिलाफ जो इंप्लीमेंट भी हो सके, और मौजूदा मिसाल ने तो अजीब ही मिसाल एक कायम कर दी, प्रेसिडेंट कायम कर दिया। आगे होगा क्या उस्मान दार साहब? हर कोई आएगा इधर धरना देने फैजाबाद पे? देखो, मैं थोड़ा एक क्लियर कर दूं, मैं चाहिए कि इन धरनों की नौबत क्यों आती है जी। अगर ताहिर कादरी साहब धरना देने आए थे तो धरने से पहले उनकी भी डिमांड थी कि एफआईआर काटी जाए, जो उनके शहीद हुए हैं, वो एफआईआर नहीं काटी जा रही थी, वो धरना देने आ गए। पीटीआई की डिमांड थी 4 हल्के खोल दे ताकि अगला इलेक्शन साफ और शफाफ हो सके, वो 4 हल्के खोले नहीं गए, हर फोरम पे हम गए, हमें धरना देना पड़ जाता है। ये भी यही चाह रहे थे कि यहाँ इंक्वायरी रिपोर्ट मंजरेआम पे ले आए, या कम से कम ये नहल लॉ मिनिस्टर घर जाए। तो अगर ये इन चीज़ों को, अगर इंक्वायरी रिपोर्ट मंजरेआम पे आ जाती तो ये सब कुछ नहीं होना था। ये जो पीएमएलएन की नहल हुकूमत है जिसने साबित किया है कि इनका सरबराही नहीं नहल नवाज शरीफ जो कि नहल साबित हुआ है, ये हुकूमत पूरी की पूरी नहल है। इंटीरियर मिनिस्टर का भी बयान नहली साबित कर रहा है जी कि मैं तो इतला दी गई, लेकिन ये जो एक्शन हुआ है ये दारे के कहने पे हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एक्शन किया है। तो बाबा आप मिनिस्ट्री छोड़ दें। कब सफियान मुल्क पाकिस्तान में सियासतदान कह लें, ये सिटिंग मिनिस्टर्स कह लें, अखलाकी कुव्वत का मुजाहरा करेंगे कि ये रखते हैं हम कलमदान, हमें रबड़ स्टैंप वजीर नहीं बनना, हमें रबड़ स्टैंप वजीर आजम नहीं बनना शाहिद खान अब्बासी की तरह, जैसे वो डिक्टेशन ले रहे हैं। और अभी ब्रेक में मैं टिकट्स देख रहा था, आपके चैनल पे चल रहे थे कि एहसन इकबाल साहब जो है लाहौर पहुंच गए हैं, वो यहाँ सलाम ठोकने आ गए हैं, पूरी रिपोर्ट पेश करने आ गए हैं कि एक दरबारीज़म का मुजाहरा देखे, वो सीधा लाहौर पहुंच गए। अच्छा, गौस साहब आपकी तरफ देने के क्या हो रहा है? सर ये मुझे ऐसा बात साहब के एक बात कर, जब सियासी जमातें या मौजूदा सिटिंग हुक्मरान
मामला को ऐसे तय करेंगे तो फिर मैं वही बात कहना चाहता हूं कि फौज भी तो फिर इसी मुल्क का हिस्सा है ना। वो बिल्कुल ठीक है। देखेंगे कि जलाओ गिराओ में जिस तरह कराची से लेके हैबर तक आग लगी हुई थी तो मुल्क को आग में धकेल दिया जाता। उनको करना होगा। मैं गौस साहब आपका रिस्पॉन्स एहसन इकबाल साहब, उनकी मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया पुरानी डेट का ईसीओ समिट वाला, वो कहते हैं उसकी तहकीकात हो रही है। तो सर ब्लंडर पे ब्लंडर, अब एहसन इकबाल साहब से इस्तीफा इस गलती पे लिया जाएगा? इससे तो बड़ी आपकी इस वक्त परसेप्शन पे भी और रेपुटेशन पे बड़ा फर्क पड़ा है आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की। देखो जी पहले मैं एक तो ये मेरे उस्मान डार साहब ने बात की है कि जी एक 4 हल्के खोल दिए।